कहते हैं कि मरने से ठीक पहले इंसान को अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने गुजरती हुई दिखाई देती है। एक एक्सीडेंट, एक मौत, और उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक आम लड़का दोबारा जन्म लेकर एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाता है। आखिर वो दुनिया कैसी थी और उसकी जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लिया, तो आइए जानते हैं उस लड़के की पूरी कहानी। तो भाई लोग, स्टोरी चालू होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ एक लड़का आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है। वो किसी का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे मरने के बाद अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना। उसके पास खड़ी एक लेडी कहती है, देखो मैं क्या बना कर लाई हूँ, तुम्हारा पसंदीदा रोल्ड ऑमलेट। तुमको पता है मम्मी ने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है, इसलिए अब तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसी बीच उस लेडी के साथ में एक बच्ची भी है जो अपने भाई को बोलती है, भाई ये देखो कैंडी बहुत बढ़िया है, एक बार इसे खाकर देखो, अच्छी लगेगी। लड़का उस बच्ची को कहता है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, उनको परेशान मत करना और उनकी हर बात मानना, ठीक है। फिर लड़का कहता है कि सुची तुम स्कूल कैसे गई, तुमने अपना चेहरा कैसे दिखाया स्कूल जाकर, तुमको नहीं जाना चाहिए था। और फिर स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की को साथ में लेकर खड़ा है। उसके आसपास बहुत से स्कूल के बच्चे मस्ती कर रहे हैं। वो लोग एक लड़के को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, तेरे जैसा निकम्मा बदमाश लड़का एक लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, तू तो 100 साल पहले ही आ गया था। लड़की लड़के को कहती है कि तुमको उनसे उलझना नहीं चाहिए था, उनसे दूर रहो। लड़का कहता है, अरे तुम मेरा टेंशन मत लो, बस तुम अपना ख्याल रखो। गाइस, स्टोरी की इमेजेस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर ब्लड ब्लड दिखा रहे हैं। अभी क्यों दिखा रहे हैं हमें आगे पता लगेगा। और फिर स्टोरी सीन चेंज होता है। शहर में भारी बारिश हो रही है। वहाँ दिखाया जाता है कि बारिश में एक ट्रक तेजी से आ रहा है। बारिश में छाता लिए वही लड़का जिसको लड़कों ने मारा था वो निकल रहा है। अचानक ट्रक उसके सामने आ जाता है और उसका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। उसका छाता और बैग एक तरफ फेंका जाता है। उसके मुंह से लास्ट में बस ये निकलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और भाई ट्रक ने उसको ऐसा कुचला कि उसको दूर तक घसीटता हुआ लेके गया। उसके खून के धब्बे पूरी सड़क पर फैल गए हैं। वो बिल्कुल उल्टा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो दर्द भरी आवाज में कहता है, अजूसा मॉम। भाई उस लड़के की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ रही है। वहाँ एक आदमी उसका सिर्फ वीडियो बना रहा है। एक लेडी छाता लेकर उसको देखकर कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। उस लड़के के मुंह से ब्लड निकल रहा है। वो सोच रहा है कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। फिर वो अपने आप से कहता है कि यदि मेरा पूर्ण जन्म होता है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने परिवार की रक्षा खुद ही करूंगा। और भाई ये बोलकर वो लड़का वहीं दम तोड़ देता है। एक आदमी उसके पास बैठा हुआ है, बाकी बहुत से लोग उसके आसपास जमा है, लेकिन स्टोरी में दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से कहीं जा रही है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा एक मैजिक कंटिनेंट में जा रही है। वहाँ दिखाया जाता है कि एक आदमी है जो बहुत से लोगों को बोल रहा है कि दोस्तों आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग करना है, जो हम हर साल करते हैं। इस ब्लेसिंग करने में ध्यान रहे कि जो बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के हैं वे अपनी सबसे कीमती वस्तु को देवताओं को अर्पित करें। और सबसे बड़ी बात, यदि उनकी भेंट स्वीकार कर ली जाती है तो उस बच्चे के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि वहाँ से फिर एक मैसेंजर को स्पिरिट के रूप में भेजा जाएगा जो उस बच्चे की भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर उसे जादूगर बनाने का अवसर प्रदान करेगी। अब जो बच्चा इस अवसर को पाना चाहता है, जो गॉड की ब्लेसिंग पाने की इच्छा रखता है, उसे अपना नाम यहाँ लिखना होगा। उन्हीं लोगों की भीड़ में से एक बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे ये कैंडी बहुत पसंद है, यदि मैं ये कैंडी गॉड को दे दूं तो क्या मैं ये मैजिक सीख सकता हूँ। उसकी मम्मी उसको कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वहाँ देने के लिए तुम्हारे पास में कोई कीमती रत्न होना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े लोगों के पास में होते हैं। स्टोरी सीन चेंज होता है। वहाँ एक बॉक्स में 2 इयरिंग दिखाए जाते हैं जो बहुत चमक रहे हैं। वो बॉक्स एक लेडी के पास में है। उसके पीछे से एक महिला कहती है, अरे वो देखो लेडी ब्लैंक के रत्न कितने खूबसूरत हैं और महंगे भी लग रहे हैं, कोई भी पहली नजर में ही पहचान लेगा कि वो बहुत महंगे हैं। लेडी ब्लैंक कहती है, क्यों ना हो महंगा, वैसे भी जितना ज्यादा रत्न महंगा होगा उतने ही चांस ब्लेसिंग मिलने में बढ़ जाएगी। लेडी ब्लैंक के साथ में उसका लड़का भी चल रहा है। लोगों की भीड़ में से 2 लोग बात कर रहे हैं। एक आदमी कहता है कि वैसे इनको देखकर मुझे याद आया कि मैंने सुना है कि रयान फैमिली ने इस ब्लेसिंग को पाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति देने वाले हैं। इसी बीच उनको रयान फैमिली दिखती है। तभी उस आदमी के पास में खड़ी लेडी कहती है, सच में ऐसा हुआ है क्या। आदमी कहता है, हाँ, अब अगर तुम सोचो उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है और फिर भी उनको ब्लेसिंग नहीं मिली तो उनको कितना दुख होगा। और भाई फिर स्टोरी में रयान फैमिली से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिनका नाम होल्ट रयान है। वो उस फैमिली के हेड हैं। वो मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। फिर वहाँ दिखाया जाता है उनकी फैमिली में उनके साथ में 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक उनका बेटा है जिसका नाम लूकस रयान है और एक बेटी है जिसका नाम जूलिया रयान है। उनके पिताजी उनको देखकर कह रहे हैं कि मेरे दोनों बेटे बेटी बहुत बुद्धिमान है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों को हाई लेवल का ब्लेसिंग प्राप्त होगा। वहीं वो जो आदमी ये ब्लेसिंग करवा रहा था वो कहता है, अब बारी है जूलिया रयान की, अब आप आगे आओ और ब्लेसिंग प्राप्त करो। जूलिया एक टेबल पर बहुत कीमती जिसमें डायमंड लगे हैं क्राउन रखती है। फिर वहाँ पर एक ब्लू मैजिक होता है जिसमें से सभी दूर एक ब्लू ऑरा हो जाता है। सभी देखकर हैरान है और कहते हैं कि ये क्या हो सकता है। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि जूलिया को द गॉड ऑफ थंडर का ब्लेसिंग प्राप्त हो रहा है और उसका लेवल 7 है। वहाँ सभी बातें कर रहे हैं कि हमने लेवल 7 का ब्लेसिंग को 12 साल बाद अब देखा है। उधर जूलिया बहुत खुश हो रही है। वो कहती है कि मैं और मेरी फैमिली कितनी लक्की है जो इस ब्लेसिंग के लिए चुनी गई है। वहाँ अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। जूलिया को उसके माता पिता देख रहे हैं। वो उसको दूर से देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उधर जूलिया अपने सिर पर हाथ रखकर देख रही है कि उसका महंगा वाला क्राउन कहाँ गया। उसके पिताजी ये देखकर उसकी वाइफ को कहते हैं, अब तुम सोचो कि ये हासिल करने के लिए उसने अपना थंडर ट्रैक क्राउन ही भेंट कर दिया था ना, लेकिन मुझे अब ये नहीं लगता कि ये इतना
मूल्यवान है कि हमारी फैमिली की सारी संपत्ति गंवानी पड़े। तभी लूकास रेयान जो उनका बेटा है वो खड़े होकर ताली बजा रहा है। उसके पीछे एक खड़ा एक आदमी उससे देखकर कहता है कि अभी तो इस इडियट का एक और बेटा बाकी है, मुझे लगता है कि अब ये लोग अपना पूरा खजाना रख देंगे। तभी लूकास के फादर लूकास की टाई सही करते हुए कहते हैं कि बेटा लूकास अब तुम्हारी बारी है ब्लेसिंग पाने की। लूकास कहता है हाँ फादर। तभी वो आदमी जो लूकास के पीछे था वो स्वॉर्ड लेकर उस टेबल पर रखता है जो फायर स्वॉर्ड जैसी लग रही है। वो आदमी रेयान की फैमिली के साथ में ही है। वो फादर को जाकर वो स्वॉर्ड देता है और कहता है प्लीज इसे स्वीकार करें। उधर सब लोग स्वॉर्ड को देखकर बहुत हैरान है। वो कहते हैं अरे ये स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड में से तो एक डेमोनिक एनर्जी निकलती है, उसके अंदर तो प्रोजेनिटर मैजिक है जिसके जनक द गॉड ऑफ फायर वोल्कनस है। उधर से लूकास की छोटी बहन लूकास को गुड लक बोल रही है। वो कह रही है तुम अच्छा करोगे बड़े भाई। फादर उस स्वॉर्ड को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत मूल्यवान है। मेरे हिसाब से तो रेयान फैमिली के हेड लूकास के फादर सच में अपनी सारी संपत्ति उनके बेटे के लिए दांव पर लगा रहे हैं। इतने में लूकास उस टेबल पर पहुंच जाता है जहाँ वो स्वॉर्ड रखता है। जैसे वो स्वॉर्ड रखता है वहाँ कुछ होने लगता है। वहाँ दिखाया जाता है कि मौसम में अचानक बदलाव आ गया है, आसमान ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तभी एक आदमी कहता है मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। लूकास के पिता होल्ट कहते हैं कि रुको, क्या ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि ये ब्लेजिंग का लेवल 9 हो। भाई साहब वहाँ दिखाया जाता है कि जो मसाले जल रही थी वो और तेज जलने लग गई है। वहाँ भयानक आग बढ़ने लग गई है। वो जो लूकास ने स्वॉर्ड रखी थी वो लूकास के ऊपर से जलती हुई निकल जाती है। इधर लूकास के हाथ में भी आग लग रही है और पूरा हाथ जलने लग गया है। धीरे धीरे आग लूकास के शरीर को पकड़ लिया है। वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा है। लूकास नीचे गिर पड़ता है। उसके ऊपर वो स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड उसके ऊपर आ रही है। तभी वहाँ अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मौसम पूरा सही हो जाता है। आसमान भी अपने नॉर्मल कलर में आ जाता है। वहाँ खड़ा आदमी कहता है क्या ब्लेसिंग खत्म हो गई, लेकिन डिवाइन स्पिरिट्स किधर है? लूकास की फैमिली लूकास को घबराती हुई देख रही है। जूलियट कहती है सामने देखो। वहाँ सिर्फ धुआं धुआं हो गया है। लूकास जमीन पर गिरा पड़ा है। लूकास की फैमिली उसके पास भागती है। वो चिल्लाती है लूकास। लूकास के फादर उसको उठाते हुए कहते हैं लूकास प्लीज खड़े हो जाओ, ये सब कैसे हो गया, ये क्या हुआ? वही फादर ये सब देखकर कहते हैं कि लगता है गॉड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लूकास अपनी माँ की गोद में बेहोश पड़ा हुआ है। फादर कहते हैं कि लूकास रेयान को मैजिक के क्रिएटर ने त्याग दिया है। और फिर वहाँ दिखाया जाता है कि एक आत्मा नीचे आती है। तभी स्टोरी सीन चेंज हो जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत खतरनाक तरीके से ज्वालामुखी फट रही है। वहाँ दिखाया जाता है कि गॉड ऑफ फायर कहते हैं कि रेयान फैमिली की हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। वो लोग क्या सोच रहे थे, मेरी तो लगभग मृत्यु होने वाली थी। इस तलवार पर आज भी वो वार का निशान है, मैं कभी भी इन्हें माफ नहीं करूंगा। भाई वो स्वॉर्ड गॉड ऑफ फायर के हाथों में है। फिर गॉड ऑफ फायर कहते हैं कि उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने सिर्फ उस बच्चे की आत्मा को राख बना दिया। इसी बीच गॉड ऑफ फायर के एंजल्स कहते हैं कि आप कितने दयालु हैं, आप कितने उदार हैं। एक कहते हैं कि हे गॉड ऑफ 10,000 फ्लेम्स। फिर एक एंजल्स और कहता है कि आपने सिर्फ उस बच्चे की आत्मा को राख में बदल दिया। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के शरीर में किसी और की आत्मा प्रवेश कर गई। मुझे लगता है किसी और दुनिया की आत्मा है ये, क्या मैं उसे भी जला दूं? गॉड ऑफ फायर कहते हैं नहीं रहने दो, वैसे भी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। इस दुनिया या कोई और दुनिया से भी आया हो, उस कीड़े को मिटाने में अपना टाइम मत खराब करो। फायर ऑफ गॉड के एंजल्स लूकास की राख के पास जाते हैं। वो कहते हैं अरे वाह ये क्या चीज है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। और उस राख में दिखाया जाता है कि लूकास का शरीर पड़ा हुआ है और अचानक उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। इसी बीच सीन चेंज होता है। आसमानों में मार्शल गॉड की दुनिया बताई जाती है जिसमें वो ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हैं। अचानक मार्शल गॉड अपना ध्यान हटाकर आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें खुलते ही आंखों से एक तेज रोशनी चमक रही है। जब मार्शल गॉड चल रहे हैं तो उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। जब वो चलते हैं तो आसमान खुद अपना रास्ता बदल देता है। हालांकि मार्शल गॉड एक हीरो की तरह लग रहे हैं, उनके चलने से आसमान फट रहा है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर दिख रहे हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं। इसी बीच वो अचानक रुक जाते हैं। उनके सामने कोई ब्लू कलर का मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला है कोई। वो उसको देखकर कहते हैं इस संसार को चलाने वाले स्त्रोत, क्या तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो? मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। क्या मैं हायर डायमेंशन पर नहीं पहुंच सकता? भाई वो 4 फेस्ड मॉन्स्टर अपने चारों मुंह को ओपन करके एक ब्लू ओरा छोड़ता है। उसके बड़े बड़े दांत है, आंखें लाल है। तभी मार्शल गॉड एक्शन लेते हुए वो 4 फेस्ड मॉन्स्टर को अपना पंच ले जाकर हवाओं में उड़ते हुए एनर्जी पंच देते हैं। वो नीचे गिरता हुआ एक रोशनी में खो जाता है। इधर मार्शल गॉड कहते हैं कि ये जो शक्ति का स्रोत था इसमें कोई खास बात नहीं थी। इतने में वहाँ पर मार्शल गॉड को वहाँ से एक रोशनी आती हुई नजर आती है। जब वो पास में आ जाती है तो हवा में उड़ता हुआ इतना तेज मार्शल गॉड का हेल्पर आता है जिसको मार्शल गॉड अटेंडेंट स्पिरिट्स कहते हैं। वो इतना सा है कि उसको मार्शल गॉड एक हाथ से रोक लेते हैं। मार्शल गॉड उसको पूछते हैं कि अटेंडेंट स्पिरिट इतना तेज, तुम मुझे रोकने क्यों आए हो? इतने में मार्शल गॉड को पीछे से कुछ धमाके की आवाज आती है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा पुराना दोस्त रेक्यू शायद डिस्ट्रॉय हो गया है। आर्कनस कंटिनेंट में ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो स्पिरिट बताता है कि गॉड ऑफ फायर ने वहाँ आतंक मचा रखा है। मार्शल गॉड कहते हैं ये कभी नहीं सुधरने वाला। मार्शल गॉड बताते हैं कि हजारों साल पहले मैजिक से ज्यादा मार्शल आर्ट शक्तिशाली थी और अब उस स्थापित फायर गॉड वोल्कनस की पूजा की जा रही है। उस कमीने को मैंने थोड़ा ही काटा था, वो बहुत बच गया, नहीं तो लगभग मर ही गया था। स्पिरिट कहता है कि मार्शल गॉड मैं कह रहा हूँ कि इसमें गलती आपकी भी है। यदि आप फायर गॉड से इतना लगाव नहीं रखते तो शायद वो आज इतना उत्पाद नहीं बता सकते थे। मार्शल गॉड कहते हैं हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन मुझे टेंशन इस बात का है कि मार्शल आर्ट को लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं और मैजिक पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो मुझे तो उसी चीज का टेंशन है। अच्छा गाइस, मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि स्टोरी में क्या चल रहा है। तो भाई लोग, तुम लोगों ने शुरू में जो देखा था कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो मरते वक्त कहता है यदि मेरा अगला जन्म होता है तो
तो मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। इधर फिर एक जगह दिखाया जाता है कि कुछ लोग बेसिंग के लिए प्रोसेस चला रहे हैं। उस प्रोसेस में एक अमीर घर का लड़का जिसका नाम लुकस रेयान है वो भी उस प्रोसेस में शामिल होता है, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है और दिखाया जाता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है, लेकिन एक्चुअली उसकी मौत नहीं होती है। वहाँ पर गुस्से में गॉड ऑफ फायर उसकी सोल को राख बना देते हैं और उसका जो शरीर है वो वहीं रहता है। और भाई जो इसके बाद होने वाला है वो तुम लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। अब जो स्पिरिट है गॉड ऑफ फायर की बेसिंग हाथ में लेते हुए कहता है कि मुझे इसको विकसित नहीं करना, लेकिन मेरी मजबूरी है, ये मेरी जॉब है, मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। वहाँ दिखाया जाता है कि मार्शल गॉड वहाँ से चले जाते हैं। स्टोरी सीन चेंज होता है। वहाँ दिखाया जाता है कि कोई आंख खोल रहा है, वो कहता है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, क्या मैं अभी भी नहीं मरा हूँ? ये सब क्या है? भाई उस बंदे के आंखों के सामने स्पिरिट दिखाई दे रहे हैं। वो लड़का उनको देखकर डर रहा है। वो सब कहते हैं कि मेरा नाम मार्शल है, द मार्शल गॉड, मैं तुम्हें मार्शल गॉड की ब्लेसिंग देने आया हूँ। अच्छा गाइस यहाँ मैं बता दूं उस बंदे को बहुत सारे स्पिरिट नजर आते हैं, लेकिन आवाज सिर्फ एक ही आती है। फिर दिखाया जाता है कि लड़का डर के मारे बेड पर बैठ जाता है। उसके सामने वही सब कुछ चल रहा है। उसके सामने बहुत सारे स्पिरिट आसपास उड़ रहे हैं और वो लोग सब एक ही बात बोल रहे हैं, मैं मार्शल गॉड हूँ, मैं तुम्हें मार्शल गॉड ब्लेसिंग देने आया हूँ। और फिर भाई लड़के को अचानक कोई झटका लगता है। उसके आंखों के सामने सिर्फ रोशनी नजर आती है। एक्चुअली उस लड़के को मार्शल आर्ट लेवल 9 की ब्लेसिंग मिल चुकी है। वो कहता है ये सब अभी अभी क्या हुआ है? मार्शल गॉड लेवल 9 और इतने सारे स्पिरिट जो बोल रहे थे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लग रहे थे। ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो एक ट्रक ने उड़ा दिया था ना, मेरी मौत हो गई थी, लेकिन फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? अचानक उस लड़के का सिर चकराता है। वो कहते हो ये सब मेमोरी? भाई उस लड़के को वो सब कुछ नजर आता है जो लुकस के साथ में हुआ है। वो खुद पर कंट्रोल करके हंसता हुआ कहता है कि क्या बात है, क्या गॉड मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं? क्या मैं रिकार्नेट हो गया हूँ एक मैजिक की दुनिया में जो सिर्फ एक बच्चे के रूप में हूँ जिसे सभी गॉड्स ने त्याग दिया था? यदि ऐसा है तो क्या मुझे मेरी फैमिली पहचान पाएगी? क्योंकि मेरा शरीर तो पूरा चेंज है। और ये रेयान लुकस कौन है? यार मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरी माँ अजूसा, मुझे लगता है उन्होंने तो अब मुझे मरा हुआ स्वीकार कर लिया होगा और अब मेरे इंश्योरेंस के पैसे से गुजारा कर रहे होंगे, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये जो मार्शल आर्ट ब्लेसिंग मिली है मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता है, ये क्या होता है? तभी उस रूम में वही जूलिया जो लुकस की बहन है वो आ जाती है। वो आकर कहती है बड़े भाई तुम उठ गए, और वो आकर उस लड़के से गले लग रही है। इधर इस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है, लेकिन गाइस लड़के को समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ एक्चुअली भाई जो एक्सीडेंट वाला लड़का था ना वो रिकार्नेट हुआ है। अब रिकार्नेट क्या होता है भाई लोग सिंपल भाषा में बता देता हूँ। उस लड़के का एक्सीडेंट होता है और उसकी जो आत्मा है वो लुकस के शरीर में आ जाती है और ये सब कुछ उस ब्लेसिंग से हुआ है। तो अब जो लड़का है ना वो लड़के का जो शरीर है वो लुकस का है और आत्मा जो है वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के की है। और भाई मजे की बात ये है कि लुकस और वो जो एक्सीडेंट वाला लड़का है उन दोनों की मेमोरी इसके दिमाग में है। तो भाई स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग बने रहो वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई लुकस की बहन जूलिया कहती है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम कभी नहीं उठने वाले हो, इसलिए मैं बहुत डर गई थी भाई। इधर लड़का हंसता हुआ कहता है अरे तुम मत टेंशन लिया करो, उन लोगों की बातों को सब भूल जाओ। और मन ही मन में कह रहा है कि ये पक्का लुकस की बहन जूलिया ही है। और फिर वो अपनी माँ अजूसा को याद करके दुखी हो रहा है। वो कहता है कि मेरी माँ अजूसा बहुत दुखी होगी जब उसको पता लगा होगा कि मैं मर गया हूँ, मैंने मेरी पुरानी लाइफ पूरी खो दी, अब मैं जो इस रिकार्नेट लाइफ को जीऊंगा, अब मुझे मेरी पुरानी लाइफ को याद नहीं करना और इस बार ये इस नई लाइफ को मैं अच्छे से जीऊंगा। अब मैं अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए ये लाइफ अच्छे से जीना है। और फिर भाई वो मार्शल गॉड को कहता है कि मैं अब आपके भरोसे हूँ, द मार्शल गॉड। और फिर स्टोरी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ डिवाइन ब्लेसिंग की प्रोसेस चल रही थी वहाँ एक लेडी का स्टेचू था। वो स्टेचू अचानक मूव करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ दिखाया जाता है कि उस स्टेचू की आंखों में से ब्लड निकल रहा है। थोड़ी ही देर बाद ब्लड बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है और फिर उस ब्लड में से एक लेडी निकलने लगती है। निकलते निकलते वो लेडी मार्शल गॉड के बारे में कहती है कि चलो अच्छा है वो इंसान अब यहाँ नहीं है, मुझे लगता है कि या तो उसकी मृत्यु हो गई है या फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। और फिर वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है मेरे पास अभी भी थोड़ी सी पावर बाकी है। उस लेडी के बाल बहुत घने हैं। वो अपना ही ब्लड को टेस्ट करते हुए कहती है खैर अब जो भी हो वो मार्शल गॉड यहाँ से गया या नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये दुनिया जल्दी हमारी होने वाली है। भाई मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्टोरी में इन लोगों ने विलन से हमारी मुलाकात करवा दी है। अब देखते हैं कि ये लेडी विलन क्या करती है। और फिर वहाँ 9 साल बाद की स्टोरी चालू होती है जहाँ रेयान फैमिली का रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ पर धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा है और फिर स्टोरी के हीरो लुकस रेयान को दिखाया जाता है जो अपने रुमाल से पसीना पोंछ रहा है। भाई लुकस का लुक देखने लायक है, उसने शाही ड्रेस पहन कर रखी हुई है, हेयर बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हैं। लुकस कहता है मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है और जूलिया ने भी अपने मैजिक की ट्रेनिंग पूरी कर ली होगी, मुझे उसके पास जाकर उससे मिलना चाहिए। इतने में झाड़ियों के पीछे से कांटेदार लताएं निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि झाड़ियों के पीछे कोई है। लुकस को भी आवाज आती है। लुकस कुछ समझ पाता, इतने में लताओं ने उसको जकड़ लिया और हवा में उठा लिया है। लुकस कहता है फिर से ये काम एक ही घटिया व्यक्ति कर सकता है। और फिर दिखाया जाता है कि लुकस के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है। लुकस उसको देखकर कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो जेरमी। जेरमी कहता है हाँ लुकस तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी और मेरी मुलाकात फिर से हो गई। वैसे मैं क्या उस इंसान से मिल रहा हूँ जिसको सारे गॉड्स ने त्याग दिया था? भाई लोग ये है लुकस का सौतेला भाई, ये रेयान फैमिली का चौथा बच्चा है। ये एक मैजिक स्टूडेंट है और इसे 5 लेवल की ब्लेसिंग प्राप्त है। जेरमी के
पीछे से एक लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर लूकस को देखती हुई कहती है, अरे बेचारा लूकस अभी तक इस ट्रेप से बाहर नहीं निकल पाया। जेरेमी कहता है कि मैंने तुमको पहले भी कहा था कि ये पैलेस के पीछे वाला हिस्सा हम जैसे मैजिक वाले लोगों के लिए बना हुआ है। और जेरेमी उस ट्रेप को और भी टाइट कर देता है, जिससे लूकस को दिक्कत होने लगती है। उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। जेरेमी कहता है कि यदि अब तुम सोचो कि मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूं तो शायद तुम्हें सबक मिल जाएगा कि अभी इस एरिया में नहीं आना है। क्यों लूकस, कैसा लग रहा है? लूकस दर्द से चिल्ला रहा है। फिर लूकस कहता है कि जेरेमी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी बहन अपनी मैजिक प्रैक्टिस खत्म करके कभी भी यहाँ पर आ सकती है। और फिर यदि तुमको उससे मार खानी है और उसके इलेक्ट्रिक पावर से मार खानी है तो फिर यहीं रहो। भाई जेरेमी फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है तुमको क्या लगता है तुम अपनी बहन की धमकी दोगे और मैं डर जाऊंगा? अरे डरपोक तो तुम हो जो अपनी बहन के पीछे जाकर छुप जाते हो। तुम्हारी बहन के पास में है क्या? सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पावर। और भाई जेरेमी ने बस इतना ही कहा और उसे मस्त वाला इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसका पूरा शरीर कांप उठता है और उसके मुंह से धुआं निकल रहा है जैसे कि कुछ जल गया हो। पीछे से वो लड़की चिल्लाती है, मास्टर जेरेमी। इधर लूकस को अपनी बहन पीछे से आती हुई नजर आती है। उसके हाथों में मैजिक स्टफ है जिससे वो अपना मैजिक चलाती है। वो गुस्से में जेरेमी को कहती है कि यदि अब तुमने मेरे भाई को फिर से परेशान किया तो फिर सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भाई यहाँ जो लूकस की बहन छोटी सी थी तुम लोगों को याद है ना, उसके पास में लेवल 7 की ब्लेसिंग है। अब जूलिया भी बड़ी हो गई है और यहाँ पर जेरेमी को मस्त सबक सिखाया है। जूलिया अपने भाई लूकस को कहती है कि बड़े भाई आप टेंशन मत लो, मैं अभी इन लताओं को आपसे हटा देती हूँ। जूलिया अपने मैजिक से उन सब लताओं को लूकस के ऊपर से हटा देती है। लूकस अपनी बहन को प्यार से देखता है। फिर वो जूलिया से कहता है कि इसका मतलब तुमने अब सब कुछ सीख लिया है, एक काम करो एक बार और प्रैक्टिस करोगी क्या? ये सुनते ही जेरेमी और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं और भागते वक्त जेरेमी कहता है देख लूंगा तुम लोगों को। इधर लूकस अपनी बहन को कहता है कि क्यों जूलिया, ये दोनों ठीक ठाक ही भाग लेते हैं ना, वैसे तुमने जो शौक दिया था बहुत लाइट था, नहीं तो उनकी हालत खराब हो जाती। जूलिया कहती है बड़े भाई आपको पता है यदि आप सच में कोशिश करोगे तो जेरेमी की अच्छी खासी पिटाई कर सकते हो, आप उससे फाइट क्यों नहीं करते हैं? लूकस कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और तुमको मैंने कहा था ना कि मेरी असली ताकत एक राज है, वो किसी को भी पता नहीं चलने देना है, वो राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा, और वैसे भी तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों जूलिया, मैंने सही कहा ना? जूलिया कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल। फिर लूकस सोचता है कि आज 9 साल बीत गए मुझे रिकानेट होते हुए लूकस की बॉडी में। 9 साल पहले जब मैं जागा था तो लूकस के फादर में से मिलने आए थे। उस टाइम मुझे पूरा यकीन था कि उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरने की वजह से वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी छड़ी को नीचे गिराया और मुझे गले लगाकर रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि लूकस मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत जाग गए हो, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जैसे ही मुझे गले लगाया मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मुझे भी काफी रोना आया। अच्छा गाइस, जो लूकस के फादर है ये नाइट ऑर्डर के कमांडर है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो घर में बहुत कम रहते हैं। फिर लूकस कहता है उसके बावजूद वो एक अच्छे और केयरिंग फादर है। फिर जब उनको पता चला कि मैंने मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग चालू कर दी है तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इसी के साथ उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी। उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि परिवार के एक संग्रह में कुछ पुरानी किताबें रखी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उनको पढ़कर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। मैंने उस पत्र को पढ़कर उस जगह पर जाने का डिसाइड किया जहाँ ये मार्शल आर्ट की किताबें पड़ी हुई थी, और फिर उस पत्र की मदद से मैं वहाँ पहुंच गया जहाँ ये किताबें रखी थी। उस पत्र की बदौलत मैंने ये साहसी कदम उठाया। उधर पैलेस में लूकस का नाम मिलने पर हंगामा हो जाता है। पैलेस की मेड आपस में बात कर रही है। वो कहती है कि ओ माय गॉड, लूकस कहाँ चला गया है? अभी वो बहुत छोटा है लेकिन हर दिन वो ऐसे ही कहीं अकेला चला जाता है। दूसरी मेड कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी लूकस मैजिक का यूज नहीं कर सकता, वो कहीं भी मिलता है तो उसे बाहर निकाल लेंगे। फिर वो मेड्स जाने लगती है। वो आपस में कहती है कि क्या तुमको आजकल जमीन में बहुत ज्यादा कंपन महसूस नहीं होती है? दूसरी मेड कहती है हाँ, हो सकता है कि कोई अपना मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा हो। भाई फिर वहाँ दिखाया जाता है कि लूकस पैलेस के नीचे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपना एक पंच दीवार पर मारता है जिसके दीवार पर उसका हाथ छप जाता है। उसने वहाँ पर अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी भी ढूंढ ली है जिसका उसके फादर ने पत्र में जिक्र किया था। फिर लूकस बताता है कि मैंने अपने कमरे के नीचे 6 महीने तक एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए खुदाई की है। मैंने उस जगह को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला एक पढ़ाई के लिए, दूसरा ट्रेनिंग एरिया के लिए, तीसरा एक रूम में मैंने स्टोरेज के लिए रखा है और चौथा मैंने बाथरूम के लिए रखा। लेकिन मैंने अपना पूरा सारा पैसा उपकरणों को खरीदने में लगा दिया, इसीलिए मुझे बस एक टब से ही काम को चलाना पड़ा। और फिर जब से मैंने मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का काम पूरा किया तब से मैं वहाँ पे हर दिन छुप कर ट्रेनिंग करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि अब प्रेजेंट डे में वो ट्रेनिंग रूम की हालत क्या है। लूकस ने अपना पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर करके उसको पंचिंग बैग को दबा दिया है। वहाँ वो सभी इक्विपमेंट रखे हैं जो मार्शल आर्ट में यूज होते हैं। और फिर लूकस औषधि गुणों से भरपूर पानी को गर्म करके उस पानी से नहाता है। उस पानी से नहाने पर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का सबसे कारीगर तरीका है। और फिर लूकस कहता है मैंने कियोटिक टेम्परिंग टेक्निक नामक एक बुक को पढ़कर अपनी ट्रेनिंग चालू की थी जो मुझे उस लाइब्रेरी में मिली थी। आज इस ट्रेनिंग को शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। और फिर लूकस उस पानी से बाहर आता हुआ कहता है कि अब तो ऐसा हो गया हूँ कि कोई भी 5 लेयर का मैजिक अटैक से मुझे जरा सा भी स्क्रैच नहीं लगेगा। अब मेरी बॉडी डिफेंस के लिए बिल्कुल शेप ले रही है। लेकिन मैं मेरे यदि अटैक की बात करूँ तो, और भाई लूकस अपनी स्वॉर्ड को खोलता है और साई साई करता हुआ स्वॉर्ड को चलाता है। वो वहाँ जमकर प्रैक्टिस कर रहा है, कभी स्वॉर्ड को लेकर कभी स्पेयर को लेकर। वो बहुत फास्ट चलाता है। वो वहाँ पड़े प्रैक्टिस डमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिर में लूकस ने अपना स्पेयर का लेवल 4 कर लिया है। लूकस कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रैक्टिस कल करूंगा। मेरे स्किल्स काफी इंप्रूव हो गए इन 9 सालों में, लेकिन
लेकिन मुझे बस एक बात बहुत परेशान कर रही है। किताबों के अनुसार कोई मार्शल आर्ट एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर वो एक बहुत कठिन सीमा तक पहुंच जाता है और उस कठिन सीमा को पार करने के लिए एकमात्र तरीका ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि इस ज्ञान को प्राप्त करना इतना कठिन है कि अधिकांश लोग हार मानकर छोड़ देते हैं। बस यही कारण है कि इस मार्शल आर्ट की कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता, फिर चाहे क्यों ना ये मैजिक से भी कम नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से अलग हूँ, मैं उन लोगों में से जो हार नहीं मानते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग लगातार करता रहूंगा चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। भाई लूकास इतना खतरनाक प्रैक्टिस कर रहा है कि उसके सामने एक बड़ा सा पंचिंग बैग है, उसको भी वो पंच मार मार कर फाड़ देता है। उसके पंच में इतना पावर है कि अब उसके पंच का लेवल 5 हो गया है। लूकास कहता है कि मेरा लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और फिर बताया जाता है कि कौन कौन से स्किल्स लूकास के पास में है और उनका लेवल क्या है। और भाई हम लोग लूकास के लेवल की बात करें तो उसके पास में है क्विक ड्रॉ प्रेस लेवल 9, क्लाउड ब्रेसिंग स्विफ्ट थंडर स्पेयर लेवल 3, ओरा स्लेश लेवल 4, क्रिटिकल आर्मर प्रेसिंग स्वेट लेवल 4, टेम्परिंग टेक्निक लेवल 4, क्लाउड ट्रेंडिंग सी, ओवर ट्रेंडिंग पाल्म लेवल 4, हाई लेवल एक्सप्लोसिव लेवल 5। और भाई इन सबको मिलाकर डिवाइन ब्लेसिंग कहते हैं। तभी घड़ी अलार्म बज जाता है। लूकास कहता है कि अरे अब तो मेरा टाइम हो गया है, अब ये मेरा टाइम है फैमिली टाइम, अब मैं अपनी फैमिली के साथ में डिनर करूंगा। और फिर लूकास चुपचाप अपने खिड़की से कूदकर अपने पैलेस में एंटर हो जाता है। वहाँ सभी फैमिली वाले लंच टेबल पर लूकास का इंतजार कर रहे हैं। लूकास की बहन जूलिया लूकास को बुला रही है। लूकास के फादर लूकास को कहते हैं कि लूकास हमको मिले हुए 6 महीने बीत गए हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। लूकास कहता है जी फादर। फिर लूकास के फादर लूकास को बताते हैं कि एलन मैजिक एकेडमी एक स्पेशल मार्शल आर्ट कोचिंग ओपन कर रही है, मैंने तुम्हारा नाम ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है। वहाँ पर लूकास का सौतेला भाई जेरमी बैठा हुआ है, वो लूकास को देखकर मुंह फेर लेता है। लूकास के फादर कहते हैं कि लूकास मुझे पता है कि मार्शल आर्ट बहुत कठिन है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे लूकास। अगले हफ्ते एंट्रेंस एग्जाम चालू होने वाले हैं तो तुम अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो। लूकास कहता है ठीक है फादर और थैंक यू फादर। और भाई लूकास ने चम्मच को एक स्वेट की तरह पकड़ा हुआ है। वो कहता है मैं चाहे किसी भी दुनिया में रहूं, मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अलग नहीं दिख सकता, इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। इतने में वहाँ पर जूलिया अपने हाथ खड़ा करके कहती है कि फादर मुझे भी भाई के साथ में मैजिक एकेडमी ज्वाइन करना है। जूलिया को फादर समझाते हुए कहते हैं हाँ बेटा, लेकिन तुम एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी सिर्फ 11 साल की हो, तुम्हारी उम्र अभी वहाँ पर इनरोल करने की नहीं हुई है। फिर जूलिया कहती है लेकिन फादर उनके यहाँ पर एक इलाइट क्लास भी है, उसमें कोई भी उम्र का बच्चा जा सकता है, वहाँ उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर जूलिया एक लिफाफा फादर की ओर खसकाती हुई कहती है कि एक्चुअली मेरे को तो वहाँ से ऑलरेडी ऑफर आया है कि आप हमारे यहाँ पे इलाइट क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फादर उस लेटर को पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ इसमें लिखा तो है। फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा उस एकेडमी तक पहुँच गई है जूलिया। फिर जूलिया की माँ कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे लगता है कि भविष्य में हम रयान फैमिली में काफी ग्रेट मैजिशियन देखने को मिलने वाले हैं। लूकास जूलिया को देखकर कहता है क्या बात है जूलिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सामने से सब बातें वो सौतेला भाई जेरमी सुन रहा था, वो बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ ये दोनों कैसे एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, लेकिन जूलिया का तो ठीक है, लेकिन ये लूकास को इतना प्यार क्यों मिल रहा है? यदि उसे एलन मैजिक एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है तो इससे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इतने में वहाँ पर पास में बैठी हुई जेरमी की माँ, जो लूकास के फादर की सेकंड वाइफ है, इसका नाम जेसिका रयान है, वो अपने बेटे जेरमी की शर्ट खींचकर कहती है कि शांत रहो, तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता नहीं है कि जरूरी हो कि वो एंट्रेंस पास कर जाएं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब लूकास और जूलिया को एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है। एक हफ्ता बीतने के बाद में रयान फैमिली की हेड और उनकी वाइफ अपने दोनों बच्चों लूकास और जूलिया को मैजिक एकेडमी के लिए एंट्रेंस के एग्जाम के लिए छोड़ने जा रहे हैं। लूकास की माँ थोड़ी सहमी होकर बच्चों को कहती है लूकास और जूलिया तुम दोनों अपना ध्यान रखना, जब तुम दोनों अच्छे से एग्जाम देकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा खाने को ले आऊंगी। और हाँ, वो तुम दोनों के लक्की कॉइन्स ले जाना मत भूलना जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिए थे। फिर दिखाया जाता है कि वो लक्की कॉइन्स लूकास के फादर को कैसे मिले थे। लूकास के फादर दोनों बच्चों को समझा रहे हैं ये सिक्के बुवन राजवंश के हैं, इनको लक्की इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी वजह से 10,000 साल पहले राजवंश एकजुट हुए थे। ये सिक्के मुझे जादुई राक्षस को वश में करते समय मिला था। इन सिक्कों को जब तुम देखोगे तो सामने की तरफ सम्राट मार्स का फोटो और उनका नाम छपा हुआ है, और जब तुम सिक्के को पलटकर देखोगे तो उसके पीछे जो सम्राट मार्स ने हथियार उपयोग किए थे उनके चित्र बने हुए हैं। लूकास सिक्कों को देखता है, वो सोचता है ये मंगल ग्रह, ये चेहरा तो सिक्के में छपा हुआ है, इस चेहरे को तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। और फिर लूकास के फादर कहते हैं कि इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखना। और फिर वहाँ दिखाया जाता है कि लूकास के फादर और माँ दोनों ही गेट पर खड़े हैं, वो अपने दोनों ही बच्चों को बड़े ही प्यार से गुड लक बोल रहे हैं। उधर लूकास अपने हाथों में वो सिक्का लेकर उसे देख रहा है और कहता है कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे उस जन्म में भी और अब इस जन्म में भी कितना अच्छा परिवार मिला। फिर दोनों भाई बहन अपने माँ बाप को बाय बोलकर एग्जाम देने जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो अपने रॉयल कोच के साथ में कहीं खड़े हुए हैं, उनके साथ में फोर्डन जो उनको छोड़ने जा रहा है वो भी उन्हीं के साथ में है, और उनके साथ साथ में सारे होली नाइट्स भी है। वो कहते हैं अब जल्दी सूरज डूबने वाला है, हमें यहाँ कहीं और साफ सुथरी जगह पर चलना चाहिए। फिर फोर्डन एक जगह कैंप फायर जलाकर उसमें खाना पका रहा है, और खाना पकाते पकाते कहते हैं कि यदि हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं तो डाकू टाउन में हम लोग शाम तक आराम से पहुंच जाएंगे जहाँ एलन मैजिक एकेडमी है। जूलिया कहती है अरे वाह, हम लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर जूलिया फोर्डन से पूछती है कि क्या डाकू टाउन में कुछ इंटरेस्टिंग करने को है। फोर्डन बताता है अरे वहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं डाकू टाउन की बात करूँ
तो सबसे पहले वहाँ बसंत ऋतु में होने वाला हर साल मैजिक डॉट्स बॉल टूर्नामेंट आता है। जूलिया कहती है ओ अच्छा। फिर फोर्डन और बताता है कि इसके अलावा वो टाउन बहुत शानदार और लजीज खानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जूलिया खाने का सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उधर लूकस कहता है जूलिया तुम्हारे मुंह में से तो पानी टपक रहा है खाने का सुनकर, है ना? जूलिया हंसती है। फिर फोर्डन कहता है कि इसके अलावा, और इतने भाई लूकस को कुछ फील होता है। वो बहुत ध्यान लगाकर अपने सुपर शार्प सेंस से कुछ सुनता है। फिर वो कहता है कि यहाँ कुछ 2 किलोमीटर पर 12 घोड़ों के साथ में 13 लोग बहुत फास्ट गुजर रहे हैं। फिर लूकस फोर्डन से पूछता है कि क्यों फोर्डन, मुझे कुछ याद आया कि इस इलाके में डाकुओं का बसेरा है ना? फोर्डन कहता है हाँ, लेकिन हमारा उनसे सामना होना बहुत कम चांसेस है। फिर लूकस कहता है कि मुझे केयोटिक टेम्परिंग टेक्निक ने केवल मुझे स्ट्रॉन्ग डिफेंस और हीलिंग ही नहीं दिया, उसके अलावा मुझे सुपर शार्प सेंस भी प्राप्त हुआ जिससे मैं आसपास की चीजों को महसूस कर सकता हूँ। हम 5 लोग हैं, उनमें से एक हमारे साथ में मेरी छोटी बहन भी है। इसे हमें बहुत जवाबदारी और सावधानी से संभालना होगा। और फिर अचानक लूकस खड़ा हो जाता है और फोर्डन को कहता है कि एक मिस्टीरियस ग्रुप बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, हमें कुछ न कुछ प्लान करना होगा। उधर ये सब सुनकर होली नाइट्स आपस में बात कर रहे हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, यहाँ तक यहाँ तो सब कुछ सुना है, एक चिड़िया तक की आवाज नहीं आ रही है। फिर ये मास्टर लूकस किस चीज की बात कर रहे हैं? और भाई यहाँ फाइट की फुल तैयारी हो जाती है। अब ये फाइट होने वाली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फोर्डन सबको बोल रहे हैं तुम लोगों ने सुना कि नहीं, मास्टर लूकस ने क्या कहा, सभी अपने अपने वेपन्स तैयार कर लो। फोर्डन ने भी अपना स्वॉर्ड को निकाल ली है। फिर फोर्डन सोचते हैं कि पता नहीं, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मास्टर लूकस को ये सब कैसे पता लगा, लेकिन जो भी हो हमें सेफ रहना जरूरी है। और भाई साहब लूकस को जिस चीज का फील हुआ था थोड़ी देर बाद वो हकीकत में बदल गया। सामने से डाकुओं का ग्रुप आता हुआ नजर आ रहा है, वही घोड़ों के साथ में। ये सब देखकर होली नाइट्स हैरान है कि अरे ये क्या हुआ, क्या ये एक मजाक था? वो देखो सामने से सच में डाकुओं का ग्रुप आ रहा है। वो बैंडिज के ग्रुप में से 2 डाकू आपस में बात कर रहे हैं कि वो देखो हमारे सामने और भी शिकार है। हमारे बॉस ने सही कहा था कि एलन मैजिक एकेडमी के एग्जाम के टाइम पर ये एरिया काफी अमीर लोगों से भरा पड़ा रहता है। फिर वो बैंडिज जूलिया को देखकर कहते हैं अरे वो देखो वो छोटी बच्ची को, वो तो बहुत हाई प्राइस में बिकेगी। और उसके साथ में वो खड़ा वो लड़का, वो भी बहुत सही लग रहा है। हमारे पास में ऐसे कई ग्राहक है जिनके बीच में वो लड़का बहुत लोकप्रिय लगेगा। उधर से फोर्डन उन बैंडिज को धमकी देते हुए कहता है कि तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि हम जैसे रईसों से पंगा लेने वालों को क्या हार्श होता है? उनमें से उन सब बैंडिज का लीडर कहता है अरे हम रईसों की क्यों परवाह करें। फिर वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि उन दोनों बच्चों को छोड़कर इन सबको मार डालो। और वहाँ बहुत शानदार फाइट चालू हो जाती है। सामने बैंडिज के पास में घोड़े हैं, इधर लूकस की टीम के पास भी घोड़े हैं। फोर्डन अपने घोड़े पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लूकस कहता है फोर्डन मैं आपको पीछे से बैकअप देता हूँ। उधर से बैंडिज का लीडर अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है। फोर्डन और लीडर की स्वॉर्ड आपस में टकराती है, उनके बीच अच्छी खासी फाइट चल रही है। होली नाइट्स भी अपना काम कर रहे हैं। एक होली नाइट्स ने अपने स्पेयर से एक बैंडिज को मारकर उसकी आंखें फोड़ दी है। इधर फोर्डन भी अपने फुल फॉर्म में है, वो अपनी स्वॉर्ड से बैंडिज को काटे जा रहे हैं। उधर जूलिया भी अपने मैजिक से बैंडिज को मार रही है। फोर्डन जूलिया को कहते हैं जूलिया इन बैंडिज को मेरे हवाले कर दो। फोर्डन सबकी गर्दन काटे जा रहे हैं, वहाँ ब्लडी ब्लड उड़ रहा है। वो लूकस को कहते हैं कि मास्टर लूकस जूलिया को लेकर यहाँ से भागो। इतने में वहाँ पर लीडर के दोस्त ने सभी होली नाइट्स को अपने मैजिक से जला दिया है। ये देखकर फोर्डन कहता है कि क्या इनके साथ में कोई मैजिशियन भी है? फिर फोर्डन चिल्लाता हुआ कहता है तुम दोनों जंगल की तरफ भागो। और भाई बस यही मौका देखकर एक बैंडेज अपनी स्वॉर्ड से फोर्डन को घायल कर देता है। उधर लूकस और जूलिया जंगल की झाड़ियों में छुप जाते हैं। इधर फोर्डन को सभी बैंडेज घेर लेते हैं। फिर वो बैंडेज लीडर का दोस्त कहता है कि कमीने तूने मेरे दोस्त को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर जलाकर राख बना दूंगा। फोर्डन दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, मैं मेरा पूरा फर्ज निभाऊंगा, मास्टर लूकस और जूलिया की रक्षा करूंगा, चाहे फिर मुझे मेरी जान क्यों ना देना पड़े। उधर ये सब लूकस छुप कर देख रहा था। वो कहता है कि फोर्डन के पास में सिर्फ 2 लेवल का मार्शल आर्ट्स है, वो बिल्कुल भी इस मैजिशियन का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मेरी असली ताकत छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन फोर्डन ने मेरा बचपन में बहुत ख्याल रखा है। मेरे माता पिता के अलावा वही थे जिन्होंने मुझे पाला है। उन्होंने हमेशा अपने कंधों पर बैठाकर मुझे घुमाया है। जब मुझे नींद नहीं आती थी तो वही एक थे जिन्होंने मुझे स्टोरी सुना कर सुलाया है। मैं ऐसे चुपचाप खड़ा होकर अपने परिवार को मारता हुआ नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि अब मुझे मेरी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। फिर भाई हमारा हीरो लूकस अपना पंच तैयार करते हुए जूलिया को कहता है कि जूलिया तुम यहीं छुपी रहना, मैं जा रहा हूँ फोर्डन की मदद करने। और भाई लूकस ने अपनी पोजीशन ले ली है। वो सभी लाशों के बीच में से कूदता हुआ बिजली की रफ्तार से भाग रहा है। इतने में फोर्डन ने भी फिर से फाइट चालू कर दी है, लेकिन फोर्डन को काफी चोट लगने के कारण उनका काफी ब्लड बह गया है। वो अचानक नीचे बैठ जाते हैं। मौका देखकर एक बैंडेज छलांग लगाकर अपने स्वॉर्ड को फोर्डन के कंधे पर मारने वाला ही होता है, लेकिन फिर वहाँ अचानक ऐसा होता है कि वो बैंडेज की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। वहाँ किसी को कोई नजर नहीं आता। सभी बैंडेज देखकर बोलते हैं अरे क्या हुआ अचानक, किसी ने कुछ देखा है कि नहीं? और भाई फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। लूकस ने अपनी वाइंड ओरा को छोटे पत्थरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट किया और अगले ही पल उसने अपना गेल स्ट्राइक एक्टिव किया और फिर वो छोटे छोटे पत्थर हवाओं को चीरते हुए एक डेडली बुलेट की तरह उन बैंडेज की तरफ शूट हो गए, जिससे एक के बाद एक बैंडेज के सिर के आर पार होते चले गए और बैंडेज वहीं ढेर हो गए। लूकस कहता है कि वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने सिर्फ फन के लिए पक्षियों का शिकार किया और ये गेल स्ट्राइक का लेवल 4 कर लिया, जिसकी बदौलत ये बैंडेज को धड़ाधड़ में गिरा पा रहा हूँ। उधर अपने आदमियों की लाशों को देखकर वो लीडर का दोस्त कहता है डैम इट, ये क्या हुआ, ये किसने किया है, ये सब कैसे पल भर में मारे गए? और फिर वो गुस्से में कहता है ओल्ड मैन मैं तुम्हें अपने साथ ले
लेके जाऊंगा। वो अपना मैजिक चलाता है। फॉर्डन कहता है ठीक है मेरा तो, लेकिन अब तो मेरी हालत कुछ भी सामना करने की नहीं है और जिसने भी मेरी मदद की है उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि कम से कम दोनों बच्चे तो बच गए। और फिर फॉर्डन ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया करता है, लेकिन उसके सामने हवा में उड़ता हुआ हमारा लूकास दिखता है। वो बहुत हैरान है, उसकी खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं। वो कहता है तुम मास्टर लूकास। उधर जब तक लूकास ने उस बैंडिट की फायर बेल की धजिया उड़ा दी है, वो बैंडिट भी हैरान है और कहता है कि मेरी फायर बॉल कैंसिल कैसे हो गई। सामने उसके लूकास खड़ा है। वो बैंडिट कहता है कि कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैं दोबारा अटैक करता हूँ, देखता हूँ इस बार कैसे रोकोगे। उधर से लूकास अपना पावर पंच लेता हुआ कहता है तू तो अब गया। और भाई जैसे ही उसको लूकास का पावर पंच लगता है, वो कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं लगता और सिर्फ उसका खून की बूंदे वहीं रह जाती है। फॉर्डन लूकास को पूछते हैं ये तुमने कैसे किया? एक युवा लड़के ने एक हाई लेवल के मैजिशियन को पल भर में मार डाला, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा ना सुना था। लूकास कहता है कि इसको कहते हैं मार्शल आर्ट, आपके हिसाब से मैं सीखा कि नहीं? और इतने में उनके पीछे से जूलिया की आवाज आती है। वो चिल्लाती है भाई। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उनको कुछ अजीब सा दिखता है। तो गाइस फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक को नया वीडियो लेकर। आप लोग बने रहे मानवा हिट में, जहाँ आप लोगों को मस्त मस्त मानवा स्टोरी हिंदी में सुनने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।